नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज के अखबारों में थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े डरा रहे थे। कई बार लगता है कि महंगाई से ज्यादा महंगाई की खबरें परेशान हैं। मध्यम वर्ग और उसका पार्टनर निम्न मध्यम वर्ग महंगाई के साथ जीना सीख चुका है। आप उसे इस बात से नहीं डरा सकते कि होम लोन की दरें बढ़ने वाली हैं, बैंकों में बचत का रिटर्न निगेटिव हो गया तब तो नहीं डरा। आप उसे इस बात से भी नहीं डरा सके कि पेट्रोल और डीजल के दाम 120 रुपए लीटर हो जाएंगे, हो गए। आज की खबरों में लिखा है कि पिछले वित्त वर्ष में, यानी जो 2022 में समाप्त हुआ, उस दौरान थोक मुद्रास्फीति का औसत 12.96% रहा, जो 30 साल में सबसे अधिक बताया जा रहा है। एक अन्य विश्लेषण के अनुसार 1992 के बाद थोक मुद्रास्फीति इतनी अधिक हुई है। इस साल मार्च में थोक मुद्रास्फीति की दर 14.55% पहुंच गई। इसका मतलब है कि आपकी कमाई और बचत दोनों तेजी से घटी है। जिस तरह से मध्यम वर्ग ने स्कूल, कोचिंग से लेकर अस्पतालों के बढ़े हुए खर्चे का मुकाबला किया है, आने वाले दिनों में उस पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारा मिडिल क्लास महंगाई का मुकाबला और भी शानदार तरीके से करेगा। गोदी मीडिया के रिपोर्टर कूद कूद कर खबरें बताने लगे हैं। एंकर पहले से ही स्टूडियो में कूद कूद कर खबरें बता रहा था। एक तरह से दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता शुरू हो चुकी है। इन चैनलों को देखने वाले दर्शकों से अपील है कि वे भी कूद कूद कर खबरों को देखा करें। अपने टीवी रूम से सारा सामान हटा दें, सोफा, कुर्सी, पलंग, गमले बाहर कर दें। जैसे ही एंकर और रिपोर्टर दौड़ना शुरू कर दे, आप भी कमरे में दौड़ना शुरू कर दीजिए। अब दौड़ दौड़ कर खबरें देखिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते पड़ोसी के घर में मत घुस जाइए। दौड़ते हुए गिरने से सर फटने का खतरा है तो कोई बात नहीं, आप हेलमेट की जगह लाउडस्पीकर लगा लीजिए। दिखा दीजिए दुनिया को कि दिमाग की अब जरूरत नहीं रही। जब सोचने समझने का सारा काम व्हाट्सएप से ही कंट्रोल हो रहा है, तब दिमाग की जरूरत क्या है? दिमाग अब एक बेकार चीज है। इसकी जगह अगर गर्दन के ऊपर लाउडस्पीकर लग जाए तो सारी दुनिया को आप सुना सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सएप से क्या सीख रहे हैं। भला हो इन मुद्दों का, वरना मिडिल क्लास क्या देखता? उसका दुख महंगाई और मुद्रास्फीति नहीं है, उसका दुख है धर्म की असुरक्षा। वह इस असुरक्षा को दिन रात महसूस करना चाहता है। 3D में हेलमेट की जगह लाउडस्पीकर पहनकर इसका सामना करना चाहता है। यकीन करना चाहता है कि वह लाउडस्पीकर बजा नहीं पा रहा था, अब उसे बजाने का अधिकार मिलने जा रहा है। उसने दिमाग की जगह भोंपू पहन लिया है। इसलिए मिडिल क्लास को महंगाई के आंकड़ों से डराना छोड़ दीजिए, उसे लाउडस्पीकर की तरफ बजने के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मिडिल क्लास ऐसा भले ना हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उलझाए रखने के लिए हर दिन ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं? पर्व त्योहारों के बहाने असुरक्षा पैदा की जा रही है, भीड़ के दम पर कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी की जा रही है। 100 साल से यह सिलसिला चल रहा है, उससे भी पहले से। आजादी से पहले भी इसी तरह की दावेदारियां हुआ करती थी, झगड़े हो जाया करते थे, जिसने अंत में लाखों लोगों की जान ले ली। उसी तरह के दावे फिर से होने लगे हैं। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग और भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए एक विस्तृत फैसला दिया। अगर उस फैसले को याद कीजिए और उसके हिसाब से देखिए तो समझ आएगा कि प्रशासन कोर्ट के निर्देशों पर चल रहा है या राजनीति के आका के निर्देशों पर। जब भड़काऊ भाषणों को रोकने की बात साफ साफ कही गई है, तब कैसे इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं और गानों में ललकारा जा रहा था? उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनका फैसला है। इसे फिर से पढ़ा जाना चाहिए, जिसे तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने लिखा था कि बहुलता और विविधता को स्वीकार किए बगैर धर्मांधता में लिपटी हुई एक बनी बनाई पहचान कुछ और नहीं, उत्तेजक भावनाओं का परिणाम है। किसी प्रतिक्रिया में बदला लेने के भाव का प्रदर्शन इंसान को हैवान बना देता है, वह अमानवीय हो जाता है। इस तरह के माहौल में तर्क संगत बहस संभव नहीं है। कानून का ठोस प्रशासन लागू होना मुश्किल हो जाता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित दूसरी स्वतंत्रताओं के लिए खतरा पैदा हो जाता है। एक व्यक्ति का विचार, उसका विश्वास, उसकी निजी पसंद, ये सब दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जब यह समर्थन छीन लिया जाता है, तब एक स्वतंत्र समाज का संविधान भंग हो जाता है और इसके बचे खुचे खंडहरों से आतंक का राज पनप उठता है।
हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया, भावानुवाद किया है। कोर्ट ने इस फैसले में राज्य सरकारों और आम जनता को दार्शनिक से लेकर संवैधानिक अंदाज में हर तरह से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश के ऊना में भाषण दिया गया। धर्म संसद के नाम पर दूसरे धर्म के बारे में हर वो बात कही गई जिसे भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रखा जा सकता है। कोर्ट या प्रशासन को ही साफ करना चाहिए कि क्या ऊना में दिए गए भाषणों में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के फैसले के हिसाब से हिंसा के लिए उकसाने के तत्व नहीं हैं। आप यह भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं। कई जगहों की शोभा यात्राओं में एक धर्म विशेष को गालियां दी गई। क्या गालियां देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, पहले या बाद में भी? अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है तो अमरावती में 2 गुटों के बीच संघर्ष की नौबत कैसे आ गई? बड़ौदा में टकराव क्यों हुआ? जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस फैसले में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अकेले या किसी भीड़ का हिस्सा बनकर कानून हाथ में नहीं ले सकता है, मगर हो यह रहा है कि धर्म की रक्षा के नाम पर कई संगठन उगाए हैं जो धर्म के स्वयंभू प्रहरी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस नहीं है, कानून नहीं है, संविधान नहीं है, बस यही संगठन है और इन्हीं के भरोसे धार्मिक स्वतंत्रता है जिसकी गारंटी संविधान देता है। फैजान मुस्तफा का एक वीडियो हमने प्राइम टाइम में दिखाया था जिसमें वे साफ साफ बताते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं में सबसे कम अहमियत दी गई है। मतलब इसके नाम पर आप अन्य सभी स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दमन नहीं कर सकते। लेकिन इन यात्राओं के बहाने ऐसी भाषा बोली जा रही है जैसे इसके आगे कोई अधिकार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 के फैसले में कहा था कि यह सुनिश्चित कराना प्रशासन का काम है कि किसी प्रकार का विजिलेंटिज्म ना हो, मतलब चौकसी प्रहरी या स्वयंभू धर्मरक्षक कानून अपने हाथ में ना ले लें। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असहिष्णुता, वैचारिक वर्चस्व और पूर्वाग्रहों से नफरती अपराध पनपता है। नफरती विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके कारण समाज में आतंक का राज फैल जाता है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बातें तो बहुत सुंदर कही, लेकिन क्या जिला प्रशासन उसके निर्देशों का पालन कर रहा है? प्रशासन ही क्यों, क्या उसका समाज पर असर हो रहा है? हमारे पास यह जानने का कोई जरिया नहीं है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जहां भी हिंसा हुई, टकराव की नौबत आई, वहां के जिला प्रशासन के पास पहले से क्या जानकारी थी और जिला प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए क्या किया। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की याद जरूर दिलाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी, आपको भी। जुलाई 2018 के फैसले में जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए हर जिले में वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और उसके साथ एक डीएसपी रैंक का अफसर होगा। हर जिले में खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो यह पता करेगी कि कौन कौन लोग हिंसा कर सकते हैं, भड़काऊ भाषण देने वाले हैं। पुलिस का नोडल अफसर महीने में कम से कम एक बैठक स्थानीय खुफिया दलों और थाना प्रभारियों के साथ करेगा ताकि अंदाजा मिल सके कि कहां भीड़ की हिंसा की तैयारी हो रही है। इसी तरह की बैठक राज्य के पुलिस प्रमुख सभी जिला के नोडल पुलिस अफसरों के साथ 3 महीने में एक बार करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि भड़काऊ बयानों वाले वीडियो के प्रसार को रोकें जिसकी मदद से भीड़ उकसाई जा सकती है। आपने पिछले दिनों कई बार देखा होगा, कई वीडियो देखे होंगे कि आराम से एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं। क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रशासन पालन नहीं कर रहा है?
एक पक्ष को खुलेआम कुछ भी बोलने की छूट मिल रही है। क्या भड़काऊ है, इसकी अंतिम व्याख्या वही पक्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही पूछ सकता है कि जुलाई 2018 के आलोक में ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हुई है। तब कोर्ट ने अफसरों की जवाबदेही भी तय की थी और साफ साफ कहा था कि अगर यह पाया गया कि जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है, तब ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अधिकारी को भीड़ की हिंसा की पहले से जानकारी है और वह हिंसा को रोकने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जहां जहां भीड़ की हिंसा हुई है, हिंसा भड़काने के प्रयास हुए हैं, क्या वहां के नोडल पुलिस अफसरों ने खुफिया विभाग के साथ बैठक की, हिंसा के तत्वों की पहचान कर यात्रा से पहले ही उन पर काबू किया, इनमें बजने वाले गानों के पैटर्न पर कोई रिपोर्ट तैयार की गई, पुलिस ने कितनी जगहों पर खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा को रोकने का प्रयास किया है। दिल्ली में पुलिस कह रही है कि मस्जिद वाली गली में शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी, तो क्या हम किसी तरह से जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वहां के नोडल पुलिस अफसर ने किस तरह की तैयारी की थी, उसे किस तरह की खुफिया सूचना मिली थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल इस बयान में जो दावा कर रहे हैं, क्या उस पर दिल्ली पुलिस जवाब देगी। वो कई दावे कर रहे हैं। क्या बताएगी कि ऐसा दिल्ली में कब हुआ और कितने केस में हुआ, जब घर में घुसकर एक समुदाय के लोगों की हत्या की गई, जिसका आरोप बंसल साहब लगा रहे हैं, और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और यह पुलिस किसके अधीन आती है? क्या विनोद बंसल को मालूम है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के अधीन आती है? क्या ऐसी बातों या दावों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार परखने की कोई व्यवस्था है, पूछने की कोई व्यवस्था है, या जो कह दिया जाएगा वही मान लिया जाएगा? हमें दिल्ली पुलिस पर गर्व है। उनके जाबाज जवानों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं पर नरसंहार करने की कोशिश इस्लामी जिहादियों ने मस्जिद के बाहर से की थी, तब उन्होंने बचाव किया था और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली, या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ता को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की है। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। संभवतः इसी का परिणाम ये जहांगीरपुर वाली घटना है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया। तो हम पुनः आग्रह करते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अधिकारियों के जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। दिल्ली पुलिस की उत्तर पश्चिमी इलाके की डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा था कि मस्जिद वाली गली में शोभा यात्रा ले जाने की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि रूट में मस्जिद का जिक्र नहीं था। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि अनुमति ली गई थी। विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों की अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद पर ना फोड़े। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि 15 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा और सह विभाग सचिव ब्रह्म प्रकाश ने जहांगीरपुरी थाने में अनुमति के लिए आवेदन दिया। उन्हें बताया गया कि इसकी अनुमति उत्तर पश्चिम डीसीपी से लेनी होगी। 16 अप्रैल को बिना अनुमति के उन्होंने लोगों को जमा किया और अवैध रूप से यात्रा निकाली। वहां दो समुदायों के बीच टकराव की कुछ आशंका थी और पुलिस थाने से पता चला कि उन्होंने अनुमति नहीं ली। ये एफआईआर में लिखा है। अब इसी पर वीएचपी का कहना है कि पुलिस से अनुमति ली गई थी, पुलिस से पूछा जाना चाहिए।
कि सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं दी गई, जबकि पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने साफ साफ कहा है कि पुलिस यात्रा के साथ चल रही थी। ये जो तीसरी शोभा यात्रा थी, जिसके लिए एक दिन पहले शाम में एप्लीकेशन आया था और इनको परमिशन नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी जब ये तैयार हो गए कि भाई जब सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, इनको बार बार मना भी किया गया, इकट्ठे हो गए कि हम करेंगे, तो हुआ कि पुलिस जो ड्यू पुलिस प्रोटेक्शन है इनको परसुएड करते हुए वो इनको प्रोवाइड करेंगे और वो प्रोवाइड किया गया। तो ये तो पुलिस थी, इस बात का ये सबूत है कि पुलिस का प्रेजेंस था वहाँ। और जैसे ही ये वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और फिर पत्थरबाजी शुरू हुई है, तो पुलिस इमीडिएटली वॉल की तरह बीच में खड़ी रही और इन दोनों को आमने सामने गुत्थम गुत्था नहीं होने दिया। यही कारण है कि 8 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं और जो सिविलियन है बिल्कुल नहीं, एक को हल्का सा खरोंच आया है। जहांगीरपुरी में यात्रा की अनुमति को लेकर ही कई तरह के दावे हैं। पुलिस कहती है मस्जिद वाली गली में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शोभा यात्रा के साथ पुलिस भी थी। अगर अनुमति नहीं थी तब पुलिस ने शोभा यात्रा क्यों निकलने दी? उसके साथ क्या कर रही थी? वो किस लिए थी? बिना अनुमति की यात्रा को रोकने के लिए या यात्रा को संपन्न कराने के लिए? विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यात्रा की अनुमति थी, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। एक ही यात्रा को लेकर कितने दावे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में साफ साफ बताया है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। दिल्ली पुलिस बताए कि शोभा यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कोई बैठक हुई थी या नहीं, उसमें किस तरह की खुफिया जानकारी साझा की गई थी। जब एफआईआर में लिखा है कि टकराव की आशंका थी, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ही है कि क्या करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा की आशंका होने पर भीड़ को काबू में करना, तीतर बितर करना पुलिस का कर्तव्य है। अगर कोई भी हिंसक भीड़, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे वो मुसलमानों की हो, अगर वो बिना लाइसेंस की बंदूकें लेके, हाथ में तमंचे लेके, खुली तलवारें लेके, बेसबॉल के बैट लेके घूम रहे हैं, तो पुलिस को उन्हें तभी गिरफ्तार करना चाहिए था, चाहे वो कोई भी हो। अगर मस्जिद के ऊपर पत्थर इकट्ठे हुए तो पुलिस को उस पर तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि अब इनके बीच में झगड़ा होगा, टीवी पे खबरें चलेंगी, एक राजनीतिक दल को फायदा होगा और तब जाके जो है वो कार्रवाई कराई जाएगी। ये ठीक नहीं है। ऐसे सेंसिटिव इलाके में जहां 2 साल पहले दंगे हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोगों के पूरे काम धंधे खराब हो गए हैं, वहां पे पुलिस को कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए थी। आप आज एक कट्टा बंदूक का या एक देसी कट्टा आप ले लें तो आपको 10 साल की सजा है, और वहां पे तो सैकड़ों लोग तलवारें और देसी कट्टे लेके घूम रहे हैं। तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तो नॉन वेरिएबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप कह रहे हैं पुलिस के ऊपर हमला किया गया, इसका मतलब पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने पहले इसको रोका नहीं। जब दंगा हो गया तो पुलिस के जो छोटे अफसर हैं वो इसके शिकार बन गए। इसका मतलब जो पुलिस के आला अफसर हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बेचारे छोटे सिपाही लेवल के अफसरों को बलि का बकरा बनाया। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 तारीख को एक शख्स की हत्या हुई, लेकिन परिजनों को 7 दिनों के बाद खबर दी गई। 8वें दिन शव मिला। वहीं सेंधवा में महीने भर से जेल में बंद 3 आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाने, एक का घर ढहाने के बाद अब खरगोन में भी पुलिस ने जिस शख्स को आरोपी बनाया था वो उस दिन अस्पताल में भर्ती था। वहीं एक अन्य शख्स कर्नाटक में था। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। 30 साल के इब्रिस खान को मौत के 8वें दिन कब्र मिली। 10 अप्रैल को ही हत्या हो गई। 7 दिन से परिजन उन्हें ढूंढते रहे। 7वें दिन पता लगा, 8वें दिन शव मिला। इब्रिस नगर पालिका कर्मचारी थे। परिवार में पीछे पत्नी और दुधमुहा बच्चा है। परिजन पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उसको सबके सामने गिरफ्तार करके ले गई और पुलिस प्रशासन ने भी उसको मारा है, लेकिन उसने एक तरफा फैसला किया। पुलिस प्रशासन ने हमको 8 दिन तक बताया नहीं, लेकिन जब एक जवान हमसे पूछने के लिए आया कि भैया तुम्हारी जानकारी चाहिए, तो उसको मैंने जानकारी दी, मैंने बयान दिए, तो उसने भैया बयान लेने का मना कर दिया। फिर मैंने उसको बोला मैं सवेरे, सोमवार है, आज इतवार है, मैं इसलिए मीडिया नहीं बुला पाया, कल सोमवार है, मैं कल मीडिया को बुलाऊंगा और मीडिया को बुला के सब चीज़ बताऊंगा। तो उसने तुरंत 5 मिनट में डेड बॉडी बता दी।
एनडीटीवी के पास एफआईआर की कॉपी है जो बताती है कि पुलिस को शव 10 अप्रैल की रात 1 बजे ही मिल गया। चश्मदीदों ने भी बता दिया कि 7 से 8 लोगों ने उस पर हमला किया है। शव का शॉर्ट पोस्टमार्टम भी हो गया। फिर भी एफआईआर 14 अप्रैल की रात 11:54 पर लिखी गई। 12 घंटे पहले परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्हें हत्या की जानकारी दी गई। शव को भी खरगोन नहीं इंदौर में परिवार को सौंपा गया। सरकार से सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। पहला एक शव मिला है खरगोन में और जहां तक हमें जानकारी है 10 को ही उनको मार दिया गया था। 5 दिनों तक परिवार से और 8वें दिन शव सौंपा गया है। आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी। फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। एफआईआर में लिखा हुआ था कि कपास मंडी में उनकी मौत हुई है, 7 से 8 लोगों ने मारा है। ये एफआईआर में लिखा हुआ है। बावजूद उसके पुलिस ने, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में शिनाख्त करने की कोशिश सबसे पहले होती, क्यों नहीं की गई? शनाख्त करने की पूरी कोशिश की गई और जब परिवार की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, जब आई तो उनसे शनाख्त कराई। पहले दिन से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। बड़वानी के सेंधवा में जेल में बंद आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला भी सुलझा भी नहीं था कि खरगोन में भी 2 ऐसे लोगों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें से एक कथित तौर पर जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा वार्ड में भर्ती था, जबकि दूसरा उसके परिजनों के मुताबिक शहर से बाहर दूसरे राज्य में था। फरीद के परिजनों का कहना है कि उसे 8 अप्रैल को चोट लगी। वो 9 से 11 अप्रैल तक जिला अस्पताल में भर्ती था। उसका नाम 11 और 12 अप्रैल को दर्ज दंगों के 2 मामलों में है, जबकि 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में आजम सह आरोपी है, जो उस दिन कथित तौर पर कर्नाटक में था। खरगोन के संजय नगर इलाके में 10 अप्रैल को कथित तौर पर दंगा करने और दूसरों की संपत्ति में आग लगाने के मामले में आईपीसी की कई धाराओं में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हम घर की साफ सफाई कर रहे थे तो रेक पर से गिर गए थे, तो उनको हमने भर्ती करा 9 तारीख की शाम में। 10 को भी अस्पताल में थे, 11 को छुट्टी हुई उनकी, 11 तारीख को। फिर हमको घर छोड़े ना, वो लापता है। जब से हम फ़ोन वगैरह लगा रहे तो बने और हम लोगों के घर छुपते फिर रहे हैं। और 2015 में भी हमारा नाम आया था नाजायज़ का। फिर हमने वहाँ जाके एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने हमारा नाम पता जैसा पुलिस वालों ने देखकर काटा। वो 8 तारीख को कर्नाटक के लिए निकले थे तो उसकी गाड़ी लेके, और 9 तारीख को उनका फ़ोन आया था कि मेरे को पाइल्स की शिकायत हो गई है। उन्होंने डॉक्टर को बताया और उसके बाद वो 13 तारीख को धुलिया के लिए निकले और धुलिया से 14 तारीख को इंदौर गए। फिर 14 तारीख को उन्होंने फ़ोन लगाया कि मेरी झूठी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। हम परेशान हैं और हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये झूठी दर्ज मतलब झूठी रिपोर्ट लिखी है, इसको काटना चाहिए। प्रशासन के लोग पहली नजर में गलती समझ में आने पर भी सरकार का रुख अड़ियल ही है। सेंधवा में एक एफआईआर थी जिसमें कि लोग जेल में थे। अब खरगोन में मामला है जिसमें वो एक कर्नाटक में था, दूसरा अस्पताल में था। तो इस तरह किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? आप समुदाय विशेष कह सकते हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक सवाल किसी और की रिपोर्ट, जब कोई फरियादी रिपोर्ट डालता है वो किसी का नाम लिखता है, प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा है किसी का। खरगोन और बड़वानी में भड़के दंगों में ज्यादातर कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ हुई है। खरगोन में 55 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें 42 मुस्लिमों के खिलाफ, 13 हिंदुओं के 148 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 142 मुस्लिम हैं। 30 अस्थायी निर्माण, 16 दुकानें, 4 घरों का हिस्सा ढहाया गया, जिसमें लगभग सभी मुसलमानों के हैं। फिर भी सरकार की नज़र में सब बराबर हैं। वैसे हमें यह बराबरी दिख नहीं पाई। एक और कहानी मालवा निमाड़ संघ का भी गढ़ है तो सिमी के सफदर नागौरी का भी। पिछले 2 साल में यहाँ 15 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए हैं। ये वो इलाका है जहाँ विधानसभा की 230 सीटों में से 66 सीटें आती हैं। 2013 में इसमें से 57 सीटें बीजेपी के पास थीं, कांग्रेस के पास 9, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने 37 सीटें जीत ली, बीजेपी को मिली मात्र 27। आखिर सांप्रदायिकता के सियासी मायने भी तो होते हैं।
सबसे पहले कथित तौर पर एक समुदाय के आशियानों को अवैध बताकर अधिकतम ढा दिया गया। दूसरी बार सबसे ज़्यादा एफआईआर उसी समुदाय के खिलाफ दर्ज हुई और तीसरी दफ़े एक शख्स जिसकी बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या हुई, उस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 5 से ज़्यादा दिनों की देरी हुई। यकीनन मध्य प्रदेश सरकार को कई सवालों के जवाब देने हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। किसी की भी सरकार हो, देखा ही जाना चाहिए कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, या उन निर्देशों को प्रशासन ने भुला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 अप्रैल को एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुत आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने भारत को ना तो समझा और ना जाना। क्या इन्हें मालूम है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में 887 दंगे देश में हुए? यह बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि उनकी सरकार के दौरान कितनी सांप्रदायिक हिंसा इस देश में हुई है? लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने सरकार से पूछा कि हाल के दिनों में देश में और राजस्थान में क्या सरकार दंगों और लिंचिंग के रिकॉर्ड रखती है? अगर नहीं तो कारण क्या है? अगर रिकॉर्ड रखा जाता है तब संख्या बताइए। केंद्र सरकार के यह जवाब इसी 29 मार्च का है। इसमें सरकार कहती है कि मॉब लिंचिंग का अलग से डेटा नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? लेकिन सरकार सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक दंगों की संख्या बताती है जो इस प्रकार है। 2016 में सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक दंगों की संख्या 869 थी, 2017 में 723, 2018 में 512, 2019 में 438, 2020 में 857। 2019 की तुलना में 2020 में सांप्रदायिक हिंसा करीब करीब डबल हो गई। अगर 2016 से 2020 के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा को जोड़ दीजिए तो यह संख्या 3399 हो जाती है। क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पता है कि 2016 से 2020 के दौरान देश में 3399 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई? यूपी पुलिस ने रायबरेली के 8 युवाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ तथाकथित अपर कास्ट के बताए जाते हैं। इन लोगों ने अनुसूचित जाति के नौजवान को मारा पीटा और मजबूर किया कि वो अपने पांव चाटे। इतनी नफरत समाज के भीतर ठूंस ठूंस कर भर दी गई है जो तमाम बहसों के बाद भी नहीं निकलती है। पैर चाटत रहो पहले, तुम पैर चाटत रहो पहले। तुम क्या कह रहे हैं? ऋतिक सिंह छोटू सिंह, मार भाई मार मार मार। छोटू सिंह ला मजा मारी। उत्तम ठाकुर की स्पेलिंग सुनो। जाति के नाम पर ऐसी हैवानियत का ये वाकया उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। आ रहे ना सब लोग, आ रहे क्या बोलो? अनुसूचित जाति के 16 साल के एक लड़के को इन दबंगों ने मारा, पीटा, गालियां दी और यहाँ तक कि ऊंची जाति के एक आरोपी ने अपने पैर चाटने तक पर मजबूर कर दिया। 2.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दिख रहा है कि एक लड़का सजा के तौर पर अपने दोनों कान पकड़े जमीन पर बैठा है। आसपास कई आरोपी मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए हैं। आप बताओ, ठीक आप ठीक आप बताओ। एक आरोपी ने लड़के से पूछा कि ठाकुर कैसे लिखते हैं। इसी के साथ उसे गालियां भी दी। उत्तम ठाकुर की स्पेलिंग सुनो। उत्तम आरोपी ने पीड़ित लड़के को अपने पैर चाटने तक पर मजबूर कर दिया। तुम बेचते हो ना गांजा? भाई मम्मी बेचते, हम नहीं बेचते। एक और वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी पीड़ित लड़के पर नशीली दवा मारिजुआना बेचने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित मजबूरी में इस आरोप को मानता भी दिख रहा है। मगर पीड़ित लड़का 10वीं का छात्र है और गांव में अपनी मां के साथ रहता है। उसके पिता का निधन हो चुका है। तो हमको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लेकर गए चांदमऊ। तो वहाँ पर हमको रास्ते में ही मार दे लेकर गए। तो हमने कहा क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा गुंडा बन रहे हो। तो हमने कहा हम आप लोगों को जानते नहीं हैं, तो आप ऐसे कैसे मार सकते हो? तो वहाँ पर हमको और वो मतलब मारने लगे। फिर केबल से और डंडे से और रॉड ये सब लिए हुए थे, हॉकी वहाँ पर हमको मारा। 2 घंटा तक आराम से
मतलब वहीं मारते रहे, तो उल्टी सीधी हरकतें भी करवाई तो जात वात को भी गाली दी उन्होंने। तो इससे पूछा, पूरे बररा पूरी शरीर में इसके थे, तो हम रोने लगे इसको देख के। हमने कहा कभी मैंने एक झापड़ अपने बेटे को नहीं मारा है, और इसको ऐसे बेरहमी से किसने मार दिया है कि हमें किसी की दुश्मनी भी नहीं है। 14 तारीख को वीडियो वायरल हुआ तो हमको मालूम चला कि मेरा बच्चा इस तरह मार खाया है। तो हमने कहा कि जो लेके वही वीडियो हम थाने पहुंचे। हमने कहा सर देख लीजिए, अब तो इसमें कोई प्रूफ है, अब पूरी प्रूफ के साथ आप जो कार्रवाई है, इसमें आदमी हैं, सब कुछ है, इनका शक्ल आ रही है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसको फैसला कीजिए। मेरे बच्चे के साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ तो उसको न्याय दिलाया जाए। हम इस वक्त रायबरेली के चांदमऊ गांव में हैं और ये विक्टिम के गांव से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। यहीं पे वो जो असॉल्ट हुआ उस बच्चे पे, वो इसी के आसपास, इस गांव के आसपास हुआ। ये एक अभियुक्त का घर है जो एक तथाकथित अपर कास्ट से है, और ये लड़का आपको उस वीडियो में दिख रहा है अपनी फीट लिक करवाते हुए और उस शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे को ये कहते हुए कि मेरे पैर चाटो। हम उसके घर पे आए और गांव वालों से भी हमने बात करने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे इस तरह का निंदनीय बिहेवियर इन लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे कोई बात करने को राजी नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर लोगों को उसमें पुलिस ने चिन्हांकित किया और उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करके सबको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वर्तमान में गांव में शांति है और किसी भी तरीके की कोई बात अब वहां पर इस तरह की नहीं है कि जो जिससे कोई कानून व्यवस्था की बात की जा सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध 9% बढ़ गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। इसी साल मार्च में अनुसूचित जाति के एक आदमी को राजस्थान के एक गांव के मंदिर में नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। आरोप लगाया गया कि उसने भगवान का निरादर किया है। अप्रैल में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में तब तनाव पैदा हो गया जब एक नाई ने एक दलित आदमी के बाल काटने से इनकार कर दिया। फरवरी में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता को मारा पीटा गया, यहां तक कि पेशाब पीने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। बहरहाल रायबरेली के इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जाति पर आधारित भेदभाव के मामले खत्म कब होंगे। रायबरेली से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हो सके तो हिंसा और नफरत की इन भावनाओं से निकलने का प्रयास कीजिए और खुद को अधिक ईएमआई देने के लिए तैयार कीजिए। जब आप महंगाई का मुकाबला इतने अच्छे से कर सकते हैं तो नफरती ख्यालों का क्यों नहीं कर पा रहे? क्या व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है? बहुत हो रही है। ब्रेक ले लीजिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी और कई अन्य राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सतर्क हो गई है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि बिना इजाजत कोई धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। नए नियमों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल में माइक की आवाज उस परिसर तक ही सीमित रखी जाए और नई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं होगी। यूपी सरकार के नए नियमों के मुताबिक किसी भी धार्मिक जुलूस की इजाजत तभी दी जाएगी जब आयोजक शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हलफनामा देगा। केवल उन्हीं जुलूसों को इजाजत मिलेगी जो पारंपरिक तौर पर निकलते रहे हैं। नए आयोजनों की अनावश्यक इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सभी पुलिस अफसरों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं। इस बीच ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ रहे हैं और हाल की घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए सतर्क है जहां 2 धर्मों के लोगों के बीच टकराव पैदा होने की नौबत आ जाए।
महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद के बीच राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नया ऐलान किया है। एमएनएस ने कहा है कि 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर वो सभी मंदिरों में महाआरती करेगी। खास बात यह है कि 3 मई को ही ईद भी पड़ रही है। इससे पहले एमएनएस ने ऐलान किया था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटवाए गए तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। अब 3 मई को सभी मंदिरों में महाआरती का उसका ऐलान एक नई समस्या खड़ी कर सकता है। इस बीच लाउड स्पीकर बजाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार नए दिशा निर्देश लाने वाली है। एमएनएस का कहना है कि वो देखेगी कि नए दिशा निर्देशों में क्या रहता है, उसी के बाद आगे के कदम का ऐलान करेगी। इस बीच महाराष्ट्र के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच करीब घंटे भर की बैठक हुई, जिसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस इजाजत की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में तय खाके के आधार पर ही राज्य का गृह मंत्रालय जल्द नए दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के 12 राज्यों में ताप बिजली घरों के लिए कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी बिजली कटौती के हालात हैं, जिसकी वजह से आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी हो रही है। गर्मियों में अचानक तापमान तेजी से बढ़ने के बाद बिजली की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा कोयले की खराब क्वालिटी की शिकायतों और कोविड के बाद कारोबार में आई तेजी से भी बिजली की खपत बढ़ी है। महाराष्ट्र के ताप बिजली घरों के लिए हर रोज 1,38,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, लेकिन राज्य को 1,17,000 मीट्रिक टन कोयला ही मिल पा रहा है। राज्य के कोराडी प्लांट में 3.5 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। इसके अलावा नासिक प्लांट में सिर्फ 1.5 दिन, भुसावल प्लांट में सिर्फ 1 दिन और पारस प्लांट में 4 दिन का ही कोयले का स्टॉक रह गया है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।